मुल्क की सबसे बड़ी प्रीमियर एजेंसी पर इल्जाम लगा। आपके डायरेक्टली ऊपर इल्जाम लग गया। आपको तो ये था वो जैसे कहता जमीन की तह से लोग निकाल के ले गए थे, ये है हमारा नाम मत लो। मैं एक दिन में एक्सपोज हो जाता। मेरी जो सारी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी हुई थी, हामिद मीर साहब वो 7 माह से सफर कर रहे हैं, ऑफ एयर हैं, कोई इस मुल्क में बताने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफी स्क्रीन से क्यों उतार दिया गया। सारों की नजर में मैं एक दिन में जीरो हो जाता, मेरी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती। तो फॉरेन फंडेड होता और मुल्क के खिलाफ काम कर रहा होता। ठीक, इससे बेहतर केस मेरे खिलाफ कोई नहीं था। जो मैं करने जा रहा हूँ इसकी कीमत है। अयूब की अमरीत भी देखी है, ज़िया मरदूद की अमरीत भी देखी, हमने इस मुल्क में मुशर्रफ की अमरीत भी देखी। आज दुबई में चूहे की तरह छुपा हुआ है। इस मुल्क में हम नहीं समझते जमहूरियत। वो यूट्यूबर हमें लिफाफा कहते हैं जो खुद इस हुकूमत से लिफाफा ले रहे हैं, झूठ बोलते हो, इतना बोलोगे वो सच लगने लग जाए। तो हमें भी सब पता होता है किस किस को क्या क्या हिदायत दे रहे हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे नौजवान सहाफी जिन्होंने निहायत ही कम उम्री में अपना एक बड़ा नाम बनाया, और बैन अल-अक़वामी सतह पे इनका नाम क्यों बना, उसकी वजह शोहरत इनकी क्या है, वो इनसे जानते हैं। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद ये बैन अल-अक़वामी सतह पे जाने लगे और पाकिस्तान की जितनी भी सहाफती कम्युनिटी है उसने इनके साथ स्टैंड लिया। असदुल्लाह, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मुझे ये बताएं, आपके साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था ये क्या था, कैसे हुआ था, और फिर आपने इसको कैसे हैंडल किया और अभी तक इसकी क्या नौयत है? अच्छा देखिए, ये इंसिडेंट तो आप सबको मालूम है। ये मई 25 को रात को कुछ लोग आए और ज़बरदस्ती मेरे अपार्टमेंट में एंटर होके उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो ISI के लोग हैं, और उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी बुरी तरह मारा। और मेरे ये जो कोहनियाँ थी इनको उन्होंने टारगेट किया, और ये आज भी पेन करती हैं। और अब तो खासतौर विंटर्स आया तो इशू काफ़ी ज़्यादा है इसका। लेकिन और खैर वो मारपीट करके उनका यही था कि मैं अपनी खबरों में ISI का नाम क्यों लेता हूँ। हालांकि सहाफ़ी हैं, हमारे मुल्क का इदारा है। यही मैं उनको भी कह रहा था कि सहाफ़ी नाम नहीं लेगा तो कौन लेगा, अगर खबर में कोई उनका रोल होगा तो मैं नाम लूँगा। और उसके अलावा वो ये पूछते रहे कि तुम फॉरेन फंडेड हो, उस पर भी मैंने कहा मेरे बैंक अकाउंट्स हैं। लोग अगर वाकई ISI हैं तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में मेरी सैलरी के अलावा कुछ नहीं आता। बहरहाल लेकिन वो अपनी बात पर सिर थे, उन्होंने जो करना था किया मेरे साथ, और उसके बाद वो फरार हो गए। और फिर मैंने FIR जो दी वो, और जो उनके आने और जाने की दोनों वीडियोस थी वो बिल्डिंग के CCTV कैमरा में मौजूद थी। वो आप सब लोगों ने TV चैनल्स पर देखी भी होंगी। और मैंने अपनी FIR में भी जो उन लोगों ने अपना तारुफ करवाया था कि वो ISI के हैं, मैंने वही लिखवाया। मैंने नहीं उनको नामालूम अफराद कहा क्योंकि उन्होंने खुद को नामालूम रखा ही नहीं था। तो उसके बाद गोके ISI ने तरदीद की कि हमने नहीं किया, लेकिन हमें मालूम था कि ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे। फिर उड़ाई गई खबरें कि ये इसका ज़ाती झगड़ा है, पैसों का लेन देन है, ये लड़की का मामला है, लड़की के भाई थे। तो आज 6 माह से ज़्यादा हो गया मेरे हमले को, 7वां माह है। अगर मेरा ज़ाती झगड़ा था तो लोग लाते पकड़ के ले आते। मुल्क के सबसे बड़ी एक और कंट्रोवर्सी भी है कि असद तूर कहीं यूरोप जाना चाह रहा है या किसी अच्छी स्टेट में, डेवलप्ड स्टेट में, तो इसलिए उसने ये सब किया और खुद प्लान किया, और ताकि उसे असाइलम अच्छा मिल जाए, या कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी भी है। अच्छा देखें, उसमें बात यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी प्रीमियर एजेंसी पर इल्जाम लगा, ठीक, उनका नाम उन हमलावरों ने इस्तेमाल किया कि हमने हमला किया। हाफिज सईद पर धमाका हो, आप 2 दिनों में लोग ढूंढ के ले आते, आप पर इल्जाम भी नहीं लगाता ऐसे ही। और हाफिज सईद वो जिसको UN ने दहशतगर्द करार दिया, आपके डायरेक्टली ऊपर इल्जाम लग गया। आपको तो ये था वो जैसे कहता जमीन की तह से लोग निकाल के ले गए थे, ये है हमारा नाम मत लो। जो CCTV थी वो रिकॉग्नाइज थे कि वो बंदे कौन है, पहचाने जाने थे? बिल्कुल। अच्छा, अगर उस CCTV की बुनियाद पे मुझे आज लोग पहचानते, मैंने फेस मास्क लगाया होता है,
मुझे लोग पहचान लेते हैं कि ये आके मिलते हैं, तो भाई आपके लोग क्यों ना पकड़ेंगे? उनके फिंगरप्रिंट्स थे, उनके मेरे इतनी इंप्यूनिटी उनको हासिल थी कि वो मेरे ऊपर हमले के दौरान मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, उनको कॉल आ रही थी, आप जियो फेंसिंग में निकाल लेते। इतने क्लियर फिंगरप्रिंट्स थे, ना नादरा को रिकॉर्ड मिला ना किसी और को। मुझे असाइलम की बात करते हैं कि असाइलम के लिए इसने ये बड़ा सब कुछ किया। पहली बात तो ये है कि मेरे पर हमले को 7 माह गुजर गए। अब वो ये चेक करें कौन सी मुल्क में मैंने अभी तक असाइलम के लिए अप्लाई किया, या इवन के वीजे के लिए भी अभी तक अप्लाई किया, ये मुझे चेक करके, ठीक है। दूसरी बात, चलें मैं इनकी बात को कहता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर असाइलम के लिए कर रहा था तब भी आपका काम था, आप पकड़ के बंदे लाते और कहते ये देखो जी, ये इसने खुद स्टेज करवाया, ये अपने इसके बंदे थे, और ये देखो जी हमें बदनाम करता था बाहर असाइलम लेने के लिए। ठीक, मैं एक दिन में एक्सपोज हो जाता। मेरी जो सारी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी हुई थी, हामिद मीर साहब वो 7 माह से सफर कर रहे हैं, ऑफ एयर हैं, कोई इस मुल्क में बताने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफी स्क्रीन से क्यों उतार दिया गया। दीगर मेरा प्रेस क्लब जो था, हमारे सब सारे खड़े हुए, मेरे दीगर जर्नलिस्ट भाई बहनें मेरे साथ खड़े हुए, सब खड़े हुए, सारों की नजर में मैं एक दिन में जीरो हो जाता, मेरी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती। सारे पीछे हट जाते, कहते कि यार ये देखो इसने हमें गंदा करवाने की कोशिश किया है, असाइलम लेने की कोशिश की है। तो मतलब मुझे जीरो तो करते ना यार, आपके ऊपर इल्जाम लगा हुआ था, मैं एक 100 कॉल असाइलम लेने की कोशिश कर रहा था, इससे बेहतर और क्या आपको हो सकता था कि आप फर्दर मुझे एक्सपोज करते। फॉरेन फंडिंग का जहाँ तक बात है, अब जब उन्होंने मारा तब भी उन्होंने कहा कि तुम कहीं से पैसे लेते हो, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप यूट्यूब से कमाते हैं, चैनल से आपको सैलरी मिल रही है, या कहाँ से आपकी इनकम आ रही है? मैं चैनल से मेरी एक सैलरी होती है, अब यूट्यूब से भी आमदन होती है, और दूसरी बात यह है कि ये जो आमदन होती है ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है। मैं कोई ये नहीं कि मैं कहीं से पैसे लाके YouTube के नाम पर अपने अकाउंट में जमा करा देता हूँ, वो डायरेक्ट YouTube के अकाउंट से मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। आप इस मामले में क्लियर हैं कि आपने ना तो कहीं पे असाइलम अप्लाई किया है, ना आपने कहीं से बाहर से कोई फंडिंग मंगवाई है, और ना आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटीज हैं कि वो आपको लगे कि आप फेम हासिल करने के लिए या किसी और के लिए किया हो। यार मैं आपको एक बात कहूं, अगर मैं कोई फॉरेन फंडेड होता और मुल्क के खिलाफ काम कर रहा होता, ठीक, इससे बेहतर केस मेरे खिलाफ कोई नहीं था। ठीक, आपको जब कुछ ना मिला ना, आपको लग गया पता कि यार इसको हम ये कुछ ऐसा कर रहा नहीं है, तो फिर आप मारने के लिए। छोटी सी बात, इंसिडेंट से पहले आप किस नजर से देखते थे कि आजादी सहाफत क्या है, बंदा कितना सिक्योर है, आप कितने खुल के बोल सकते हैं, और इंसिडेंट के बाद आपको क्या लगता है? आप उसके बाद ज्यादा उसको लेके चलने लगे हैं और ज्यादा खुल के बात करने लगे हैं, या फिर मोहतात हुए? अच्छा देखें, मैं इंसिडेंट से पहले भी जानता था कि जो मैं करने जा रहा हूँ इसकी कीमत है। मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा था, मतीउल्लाह जान अगवा हो चुके थे, अबसार आलम साहब को इस्लामाबाद के अंदर गोली मारी गई थी, उमर चीमा को इस्लामाबाद से अगवा करके टॉर्चर किया गया था, अहमद नूरानी को इस्लामाबाद मारा गया था, कामरान यूसुफ को इसी इस्लामाबाद हाईवे से अगवा किया गया था। तो मैं ये सब कुछ जानता था, ये नहीं था कि मैं को आउट ऑफ ब्लू आया और मुझे पता नहीं था और एकदम मेरे साथ ही कोई वाकया अनोखा हो गया, ये तो कभी किसी का हुआ ही नहीं। मैं ये वाकयात मेरे इनमें थे, लेकिन मैंने अपने चैनल का नाम ही असद तूर अनसेंसर्ड रखा कि मेरे चैनल का नाम लोगों को बताए कि मैं सेंसरशिप को फाइट कर रहा हूं। और दूसरी बात जहां तक रही कि अटैक के बाद क्या मैं मोहतात हुआ या क्या, देखें जो वाहिद चीज जो मेरे सीनियर्स ने बोली, उन्होंने कहा कि यार हार्श नहीं होना, खबर दो जो दे रहे हो, अनसेंसर्ड दो, जिनके नाम लेने हैं लो, हार्श मत हो। मैं बोलूं ठीक है, हार्श होना मैं छोड़ दिया। और जहां तक बात रही इसके बाद जो मैंने चीज फील की, अब ये इतने लोग मेरे साथ खड़े हुए, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर की बेटी शहीन मजारी की बेटी हैं ईमान मजारी, मेरी वजह से कत्ल की धमकियां रहती थी,
हामिद मीर साहब, ठीक, उनके फैमिली को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, थ्रेट्स इतने बड़े, वो तो अपनी जान हथेली पे रख के तो रह रहे हैं, ठीक है। दीगर लोग, मेरे एक और वकील उस्मान उड़ायत, उनको एक और जेडीसी के मेंबर हैं जैनब जिलुआ, उनको अप्रोच किया गया, सबको धमकियां दी गई। कोई बंदा इन्होंने नहीं छोड़ा जो मेरे इर्द गिर्द खड़ा था कि ये उसको सफर मत करवाए। आसमा शराजी साहिबा के खिलाफ ट्रीजन की एफआईआर करिए, हामिद मीर साहब के खिलाफ ट्रीजन की एफआईआर करिए, सब कुछ इन्होंने किया। अब जब इतने लोगों ने मेरी वजह से सफर किया है तो मेरे पर मजीद भारी जिम्मेदारी आयद होगी कि मैं कुछ ऐसा ना मेरे मुंह से निकल जाए, कुछ ऐसा ना गलती कर दूं कि ये लोग शर्मिंदा हों, तो वो मेरे पे मजीद भारी जिम्मेदारी आएगी। तो उस भारी जिम्मेदारी का बोझ मैं खुद पर ज्यादा महसूस करता हूँ। आपने खुद जिस तरह बताया कि उमर चीमा, मतीउल्लाह जान या दीगर जो साफी थे वो भी, उनके साथ भी इंसिडेंट्स हुए, मगर आपके लिए कम्युनिटी ने जो मुत्तहद होकर एक आवाज बुलंद की और जिस तरह से वो खड़े हुए और स्टैंड लिया आपके लिए, आपके सिर्फ आपकी कम्युनिटी ने नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान में भी उसकी आवाज उठाई गई, तो इस पे आप क्या, आपको तासर क्या मिलता है कि ये आपके साथ हमदर्दी थी या वो लोग जो इस तरह के इंसिडेंट्स करते आ रहे हैं और अपना एक वो असर सुख बनाने के लिए लोगों को बारहा टॉर्चर कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये आवाज थी? देखें, ये जो मेरी साथ जो मेरी कम्युनिटी खड़ी हुई, इसमें मैं दो तीन चीजें समझता हूँ। एक तो बुनियादी तौर पे मेरी पूरी कम्युनिटी जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी, वो अब ये 73 से वाकयात होते, सिर्फ इस्लामाबाद में एक साल में 3 हमले हुए थे, ठीक है, और किसी का बंदा नहीं पकड़ा गया और सबको पता था कौन ये कर रहा है। तो उससे मुझे फील होता है कि सारी जो कम्युनिटी थी उसने कहा एनफ इज एनफ। आप हमें सड़कों पर गोलियां मार रहे थे, दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अगवा कर रहे थे, अब आप हमारे घर के अंदर घुसे, क्योंकि उन्होंने मेरे घर के अंदर घुस के मुझे मारा। तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसा पॉइंट है, मुझे सारी पता है असद अली तूर इंडिविजुअल कौन है, आई एम नोबडी, ये मेरी फैमिली है ना, मेरे जर्नलिस्ट, तो वो मेरी फैमिली पूरी हर्ट हुई कि यार ये अब तो आप हमारे घरों में घुस आए। वो मेरे ख्याल में एक टिपिंग पॉइंट था जिसको सबने कहा कि एनफ इज एनफ। ये असद अली तूर की जात का मामला नहीं था, ये पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी का मामला था। आज ये असद अली तूर के घर के अंदर घुसे थे, तो कल ये आप सबके घरों के अंदर भी घुसते। ये एक टिपिंग पॉइंट। दूसरा, जो पूरे मुल्क के अंदर से भी जो रिएक्शन आया, जो सियासी जमातों की तरफ से, जो सिविल सोसाइटी की तरफ से, पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हुए, एक दिन की कॉल दी गई पूरे मुल्क में, तमाम जगह पे सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज आई, हुकूक खल्क वाले आए, अवामी वर्कर पार्टी वाले आए मेरे लिए, वुकला आए, हमारे जान आए, ये सब लोग मेरे लिए अगर निकले तो उसकी भी वजह ये थी कि वो सिर्फ असद अली तूर की जात का मसला नहीं था। ये तमाम जो पाकिस्तानी लोग थे, ये सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, राइट्स की तंजीमें, ये इस नतीजे पहुंच गए थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतनी बुरी तरह अब इस मुल्क में दबाया जा रहा है कि अगर इस वक्त रजिस्ट ना किया, पुश बैक ना किया, तो ये जो रही सही इक्का दुक्का असद अली तूर, मतीउल्लाह जान, हामिद मीर या अबसार आलम या आमिर मीर, ये जो 4-5 या रजी दादा या इमरान शफकत, ये जो 7-8 आवाजें हैं, ये इनको भी रोंद के इनका गला हमेशा के लिए बंद कर देंगे, तो इस मुल्क में हू का आलम होगा, जिसे कहता ना इंसान मुर्दों की तरफ फैले। लगता है कि कुछ हवा बदलेगी कि ये असर उसको कम होगा, ये मार कुटाई और ये वाकई जो वाकयात हैं, गोलियां मारना, किसी को टांगे बाजू तोड़ना, ये कम होंगे या ये इसी तरह चलते रहेंगे और इन प्रोटेस्ट का, इन आवाजें उठाने का कोई मकसद होगा या नहीं? देखे, फौरी तो शायद कम नहीं होगी, हमें कम से कम अभी जो लोग पोजीशंस पर बैठे हैं उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। और लेकिन देखिए, ये इस तरह का रोग बिहेवियर सारी उम्र नहीं जारी रख सकते और ना ही बहुत तवील अरसे तक जारी रख सकेंगे। हमने इस मुल्क में अयूब की आमरीत भी देखी है, तब भी सेंसरशिप थी। हमने ज़िया मरदूद की आमरीत भी देखी, कोड़े लगे हमारे साथियों को, नासिर जैदी साहब को, लेकिन फिर हमने उसी ज़िया को फटते भी देखा कि उसका एक दांत मिला और आज उसकी कमर के ऊपर कुत्ते और बिल्लियां शिट कर रहे होते हैं। हमने उसका अंजाम भी देखा, हम रहे, वो नहीं रहा। हमने इस मुल्क में मुशर्रफ की आमरीत भी देखी,
आज दुबई में चूहे की तरह छुपा हुआ है। ठीक है, जब वो भी पावर में था हमने उसका भी बहुत कुछ देखा। यहाँ पे वुकला की टांगों में कील भी ठोंके गए, यहाँ पर वुकला को जिंदा कराची में जलाया भी गया, सहाफी अगवा भी हुए, उमर चीमा और दीगर मारे पड़ी, सब कुछ हुआ। हमने सब कुछ देखा उसके दौर में भी। वो आज चूहे की तरह छुपा बैठा है, हम यहीं पर हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। पहली दफा हम मारे खा रहे हैं, हम इस सब से गुजर रहे हैं। जमहूरी मुल्क में जमहूरियत के दौर में, और जब उसमें कोई अमरीयत का, कोई किसी टेक्नोक्रेट की कोई गवर्नमेंट नहीं है, सारे इलेक्टेड लोग हैं, ठीक है। उस वक्त में आप पे हमला हुआ, जमहूरियत को क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त मुल्क में हम नहीं समझते जमहूरियत है। अगर जमहूरियत होती ना तो इस पर रिएक्शन आता, सिविल गवर्नमेंट एक्शन लेती। अगर ये बाकी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, विल ऑफ द पीपल से आई थी, तो विल ऑफ पीपल तो यही थी कि जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो ये उनकी नुमाइंदगी करते हुए एक्शन लेती। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या रवैया था? यहाँ पर हमारे हुकूमत बैठ के कह रही थी नहीं नहीं, ये तो सहाफी असाइलम लेने के लिए कर रहा है। ये विक्टिम के साथ नहीं खड़े थे, विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे थे। ठीक, तो फिर आप बताइए ना, वो कैसे हम उसको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मान लें? इलेक्टेड गवर्नमेंट तो ये नहीं करती। हमें मीर साहब पर हमला हुआ, 6 गोलियां लगी, आज भी 2 जिस्म में लेके इस मुल्क में घूमते हैं। जैसे भी था, बाद में खैर रफीक नवाज साहब की भी हुकूमत बहुत बुरी तरह उसमें कंप्रोमाइज हुई, लेकिन जिस दिन हमला हुआ उस दिन उस वक्त का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कराची में हॉस्पिटल में पहुंच गया। ठीक, उसने ये नहीं किया कि हामिद मीर ने सालिम लेने के लिए किया। बीबी शहीद होती नहीं, ज़ियाउद्दीन मरहूम साहब मुंह पर इख्तलाफ करते थे, खरी खरी सुनाते थे। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि ज़ियाउद्दीन साहब आज के बाद मेरी प्रेस ब्रीफिंग में या मेरी सिटिंग में नहीं आएंगे। इलेक्टेड लोग थे ये। यहाँ पर तो आप बात करके देखें इन पर, इमरान खान साहब के ऊपर तो आप देखें ट्विटर के ऊपर एक ऐसी ये आपके ऊपर छोड़ेंगे पूरी की पूरी वो फौज, वो आकर आपको वो नंगी माँ बहन की गालियां देगी, आपको वो लान तान करेगी, आपको वो इल्जाम लगाएगी आप पर झूठे, लिफाफा ली फलान है ये। और मजे की बात है, वो यूट्यूबर हमें लिफाफा कहते हैं जो खुद इस हुकूमत से लिफाफा ले रहे हैं। आप एक बात बताएं, कभी किसी सहाफी ने अपोजिशन से लिफाफा लिया? लिफाफे तो देती हमेशा हुकूमतें हैं। तो अगर आप हुकूमत के खुशामदियां, हुकूमत की तर्जमानी करते हैं तो लिफाफा आप होते हैं, हम लोग नहीं होते। अगर हम लिफाफा लेते होते तो भाई सुबह में उठवा लो। आप फील्ड में रहते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि फील्ड में हमारी फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पंडित हैं, जो अदारों के लिए काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। प्रो पाकिस्तानी होना अलग चीज़ है, प्रो गवर्नमेंट होना अलग चीज़ है। प्रो गवर्नमेंट होते हैं ये लोग। ये कितने लोग हैं, और क्या ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये हिस्ट्री में पहली दफा मैं देख रहा हूँ, इतनी बड़ी टीम, इतने उन्होंने मीडिया हाउसेस, जो सोशल मीडिया हाउसेस बनाए हैं और उन पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इसको आप किस नजर से एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, गोएबल्स का ना ये फार्मूला था कि झूठ बोलते हो, इतना बोलोगे वो सच लगने लग जाए। प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर ही सिर्फ एक फाशिस्ट हुकूमत चलाई जा सकती है। तो क्योंकि ये भी एक फाशिस्ट रजीम है, तो उन्होंने गोएबल्स को फॉलो करना है। तो इनके लिए ये गवर्नेंस मैटर नहीं करती कि हम आवाम की आसानी के लिए आवाम को डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। इनके लिए ये मैटर करता है कि प्रोपेगेंडा करो। तो फिर प्रोपेगेंडा के लिए इन्होंने फिर बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज रखे जो माजी में किसी हुकूमत ने रखे। उसमें इन्होंने यूट्यूबर पाले, उनको ये पैसे डालते हैं उनके मुंह में, वो इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद है, वहां पे हिदायत आती है, हमारे पास वो स्क्रीनशॉट आते हैं, खबरें लीक होती हैं, वो हमें सब पता होता है। मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक दिन तारीख थी, तो वहां पे बाहर पीटीआई के वो वुमेन विंग की खवातीन पहुंच गई। मुझे एक दिन पहले पता चल गया था कि ये कल भेज रहे हैं, वहां पे हिदायत इसको मिल रही है, इस खातून की ड्यूटी लग रही है, तुमने लेके जानी है, इसकी लग रही है, तुमने लेके जानी है। ठीक है, मैंने उस दिन सुबह पहुंचा, मैंने पहुंच के मैंने प्रेस तक कर दी, मैंने कही वो आज पीटीआई की वो वुमेन विंग की खवातीन आ रही हैं, वो और वही हुआ, पहुंच गई, वो बैनर उठाए वो, ठीक है, सिविल सोसाइटी बन के। और जब वो बाद में प्रेस स्टार्ट चली तो फिर सारे मूछ पाता फिर इन्होंने उसके बाद किसी उस पर नहीं भेजी। अगर वो बाकी कोई सिविल सोसाइटी थी तो आती ना अगले प्रोटेस्ट के ऊपर। मुझे एक दिन पहले पता चल गया था कि ये कल करने जा रहे हैं, तो हमें भी सब पता होता है किस किस को क्या क्या हिदायत दे रहे हैं। एक यूट्यूबर भेज दिया,
उस केस में मेरी गिरफ्तारी की दफा ही नहीं बनती थी, मैंने गिरफ्तार होना ही नहीं था। इवन कि अगर मेरे खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट भी हो जाती, वो बाहर खड़ा होकर वीलॉग कर रहा असद अली तूर गिरफ्तार हो गया, लोग यार तुम्हारे खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मैंने कहा यार क्या हो गया खुदा को, उन्होंने कहा फलां यूट्यूबर, मैं कहा यार या उसको देख लो यार, मुझे तुम्हें पता है ये सब कुछ करते हैं, वो उनको पैसे दिए जाते हैं, वो पैसों पर पल रहे हैं, हराम खा रहे हैं, और हमें कह रहे हैं लिफाफा। मतलब मुझे हैरत होती है। आपने कोर्ट्स को फॉलो किया, कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग्स चली, केस चले, मुझे ये बताएं 126वें नंबर पे मौजूद जो हमारा अदालती निज़ाम है, इससे आपकी कद मुतमिन है अपनी ज़ात जो आप अपने लिए कोर्ट्स में? सच्ची बात है, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं पूरे मुल्क के लिहाज से भी कहूँगा तो मैं तो बिल्कुल इससे नहीं हूँ। मैं अगर अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी बताऊँ तो बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। आप बताइए ना, इस मुल्क में, चलिए मुझे छोड़िए, मैं अपने ज़ात के ऊपर ना बात करते मुझे बहुत अजीब लगता है। मतीउल्लाह जान का केस था, अगवा हुए दिन दिहाड़े, उन पे भी इल्जाम ये लगा गया कि पब्लिसिटी स्टंट किया गया है। पब्लिसिटी स्टंट किया गया तो फिर पकड़ लेते उनके भी लोग, ठीक है। आप देखिए कि उनका केस किसी छोटी मोटी अदालत में नहीं चल रहा, उनके अगवा का केस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने चल रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत, सबसे बड़े आईनी सरबराह के आगे चल रहा है वो केस। 1 साल से ऊपर हो गया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी जा सकी, पुलिस को से निकलवाया नहीं जा सका कि किसने अगवा किया था, सेफ सिटी कैमरों का रिकॉर्ड नहीं मिल सका। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं हमारे मोजेस, अगर उनसे नहीं ये मतीउल्लाह जान को इंसाफ लेके दिया जा सका कि मतीउल्लाह जान को किसने अगवा किया, तो बताइए ना, मैं तो बिल्कुल एक मामूली साहब, मैं नोबडी, ठीक है। ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं इनका एहसान मानूं, एहसानों तले दबाव, लेकिन मुझे कभी भी कोई ना गलतफहमी रही है ना खुशफहमी रही है कि मैं कोई बहुत बड़ा सहाफी हूँ, ठीक। तो फिर मैं क्यों ये उम्मीद रखूं कि एक मामूली सहाफी के लिए ये सब कुछ होगा। मतीउल्लाह जान से, मतलब ये लोग तो मेन स्ट्रीम के बड़े सहाफी हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये वो शख्स थे जो आपने पानी के बाहर जिस तरह मछली रेंगती होती है, उनको आपने रेंगते हुए देखा, और किसने इनको इस हद तक लाया, इस ये रेंगने पे मजबूर किया और इन पे तशद्दुद किया, वो सब आपने इनकी ज़ुबानी जाना। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। अल्लाह ने के बाद।